तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं कि मिला। बचत खाता अपने आय का कुछ हिस्सा बचाने के लिए बैंकों में व्यक्तियों द्वारा खोले जाते हैं। बचत खाते का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देना होता है। यह खाता केवल व्यक्तियों के नाम पर खोला जाता है, इतना ठीक है। इस खाते में व्यक्ति जमा के लिए ब्याज की कुछ दर पाता है। यह दर प्रत्येक बैंक में भिन्न होते। पहले यह दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती थी, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत खाते पर ब्याज पर अपनी दर तय करने के लिए बैंकों को दे दी है शक्ति। चाहे जितना 5% दे, 100% दे, चाहे जितना दे, ये आपके ऊपर है। ब्याज की दर आमतौर पर 4% है, लेकिन कुछ निजी बैंक 6% ब्याज की दर की पेशकश भी करते हैं। सेविंग खातों में प्रति महीने होने वाली जमा और निकासी की कुछ सीमाएं होती हैं। न्यूनतम जमा क्या होता है? न्यूनतम जमा जो व्यक्ति के खाते में बनाए रखने के लिए वो है 1000। 1000 से कम आप जमा नहीं कर सकते बनाए रखना है रुपये। या कुछ बैंक ₹0 खाते की पेशकश भी करते हैं कि ₹0 पे आप अपना खाता खोल सकते हैं और उसमें रख सकते हैं। फिर अगला क्या है? बैंक खाता, चालू खाता। चालू खाता क्या होता है? चालू खाता सेविंग और करेंट अकाउंट कहते हैं। चालू खाता को क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट कहते हैं। और बचत खाता को सेविंग अकाउंट कहते हैं। चालू खाता व्यापार, लेन देन, फर्म के नाम या कंपनी के लिए खोला जाता है। बैंक चालू खाते में जमा पैसा पर कोई ब्याज नहीं देता, लेकिन बचत खाते की तुलना में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। चालू खाते में जमा निकासी में कोई सीमा नहीं है, लेकिन चालू खाता धारक के लिए पासबुक जारी नहीं की जाती है। और इसमें चालू खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम है ₹5000 आपके पास कम से कम होना चाहिए, तभी ये चालू खाता खुल जाएगा, वरना ये चालू खाता नहीं खुलेगा। यह संबंधित बैंक पर निर्भर करता है, ठीक है। ये जो बैंक है उस पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं। अब बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता या आरडी जैसे अपना फिक्स कर देते हैं। एक आवर्ती जमा खाता एक बचत सुविधा है जो बैंक अपने उन ग्राहकों के लिए प्रदान करता है जो प्रति महीने छोटी राशि ही बचा सकते हैं। आवर्ती जमा खाते में एक व्यक्ति की निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि जमा हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए ₹500 प्रति माह जमा करता है। जैसे एफडी 2 प्रकार की भी होती है ना, एक बार 2-3 लाख जमा कर दो, उसका ब्याज खाते रहो। एक होता है कि थोड़ा थोड़ा जमा करते हो, उसका ब्याज आपको मिलेगा। जैसे बैंक हर महीने जमा पैसे पर ब्याज देगा, लेकिन निश्चित अवधि के पूरा होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों को ब्याज के साथ जमा पैसा भी भुगतान कर देगा। आवर्ती जमा खाते पर आमतौर पर वेतनभोगी के लिए है जो हर महीने पैसे की एक निश्चित राशि बचा सकते हैं। आवर्ती जमा होता है जैसे आप पैसा एफडी करा लिए 50,000 का या 1 लाख का, 5 लाख का, जितने का एफडी करा लिए, उसका ब्याज आपको मिलता रहेगा। या आप हर महीने कोई पैसा है उसको आवर्ती जमा में जमा कर रहे हैं, ₹100 या ₹500 या ₹1000 हर महीना जमा कर रहे हैं, या रोज़ का ₹100 जमा कर रहे हैं, उस पर भी आपको ब्याज मिलता रहेगा और उसके भी कुछ राशि होगी। तो उसके बाद क्या है? बैंक फिक्स खाता, फिक्स डिपॉजिट है। ये समावर्ती खाता है। इसमें क्या होता है कि समावधि जमा खाते में एक व्यक्ति एक ही समय में एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा कर देता है, जैसे मैं बता रहा था। और उसमें क्या था? ₹500-100 अपना जमा करते रहिए हर महीने, साल भर, ठीक है। समावधि जमा खाते पर बैंक ब्याज का भुगतान करते हैं जो जमा खाते की अवधि पर निर्भर करता है। अवधि पूरा होने के बाद बैंक ब्याज की दर के साथ राशि का भी भुगतान कर देता है। यदि समय से पहले निकासी की जाती तो बैंक पेनाल्टी भी लगाता है। 5 साल से पहले जाके निकालने लगे तो पैसा नहीं देगा उतना ब्याज, ठीक है। वो तो भैया वो पैसा आपका कहीं दूसरी जगह लगा दिया, वो आपका लगा दिया, 5 साल बाद हमको पैसा रिटर्न मिलेगा, और आप जाके बीच में ही पैसा मांगने लगे तो आपका ब्याज कम कर देगा, आधा भी कर सकता है, ठीक है। कुछ पेनाल्टी भी लगाएगा। प्रवासी भारतीय जो भारत में निवेश करना चाहते हैं और ब्याज कमाना चाहते हैं तो यह आकर्षण विकल्प है, क्योंकि भारतीय बैंक द्वारा पेशकश की जाने वाली ब्याज की दर पश्चिमी सीमाओं की तुलना में अधिक होती है। ये पश्चिमी सीमाओं हैं जो विदेशी हैं, जैसे पूर्वी भारत को माना जाता है, पश्चिमी यूरोप को माना जाता है, उसके समकक्ष अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा भी जमा करते हैं। जैसे बैंक खाता FCNIR जमा खाता, ठीक है। FCNR ये क्या होता है? FCNR क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए। FCNR का अर्थ है विदेशी मुद्रा। क्या है? FCNR का है विदेशी मुद्रा निकासी खाते। यह खाते अनिवासी भारतीयों के लिए खोला जाता है, जैसे जो भारत के वासी नहीं है, जो विदेश में रहते हैं, जैसे नेपाल में भी आप रहते हैं उसमें खोला जाएगा। इस खाते में व्यक्ति किसी भी विदेशी मुद्रा में FCNR खाते में एक अवधि के लिए कम से कम 1 वर्ष या अधिकतम 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि निवेश करता है। तय अवधि को पूरा होने के बाद मूलधन और ब्याज विदेशी मुद्रा जिसमें उन्होंने जमा किया है उसी में भुगतान कर देती है बैंक। तो ये भी एक बहुत बढ़िया विकल्प होता है जो विदेशियों के लिए, और भारत में ज़्यादा ब्याज मिलता है और देशों के मुकाबले। अब क्या है? बैंक खाता NRO क्या है? इसमें आप करते हैं। NRO का अर्थ है अनिवासी साधारण बचत खाते। इसका मतलब अनिवासी यहाँ पे निवास नहीं करते, अनिवासी साधारण बचत खाता NRO, ठीक है। एक चालू
बचत खाता, आवर्ती जमा, समावधि जमा खाता जो भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंकों में खोले जाते हैं। कोई विदेशी खोलेगा जो यहाँ का नहीं है। एनआरओ खाते भारत के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है जो भारत के बाहर रहता है। विदेशी अगर वो भारत में ब्याज की आकर्षक दर कमाना चाहता है तब। मान लो विदेशी खूब पैसा यहाँ पे पैसा जमा करिए और वहाँ से पैसा कमाइए और वो सब उड़ाए अपना, ये तो सब होता रहता है। चलिए अब आपका बैंक खाता है एनआरआई। एनआरआई का मतलब सीधे कह देंगे भाई एनआरआई विदेशी, ठीक है। एनआरआई तो एनआरआई का अर्थ है अनिवासी बराए खाता, जो यहाँ का नहीं है फिर भी यहाँ खाता खुला के पैसा कमाना। अनिवासी बराए खाता, चालू बचत खाता, आवर्ती जमा, समाधि जमा बैंक खाता जो भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में खोले जाते हैं। इस तरह के खाते केवल अनिवासी भारतीयों द्वारा खोले जाते हैं। 1 मार्च 2014 से ब्याज एनआरआई जमा बैंकों द्वारा पेश की गई ब्याज की तुलना में घरेलू रुपये जमा राशि पर उनके द्वारा पेश की गई अधिक नहीं हो सकती है। जिसका मतलब खूब ब्याज देते थे बाहरी जमा वालों को, ऐसा नहीं हो सकता। 1 मार्च 2014 से ब्याज है एनआरआई जमा पर बैंकों द्वारा पेश किए गए ब्याज की दर तुलना घरेलू रुपया जमा करता, जैसे विदेशी और देशी को बराबर कर दे, उनके द्वारा पेश की गई दर अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। दोनों बराबर हो गए हैं। एफडीआई का तो जानते हैं भाजपा ने कितना विरोध किया था मगर, और कांग्रेस लाई थी, और अब तो भाजपा ने पूरा एफडीआई को मंजूरी दे दी है। अब एफडीआई कहते थे कि ये हमारे देश को गुलाम बना लेंगे, अब क्या हो गया तो देख सकते हैं सत्ता में आने के बाद सब बदल जाता है। जैसे सत्ता में आने से पहले क्या था, 35 रुपये डीजल, 35 रुपये पेट्रोल और 25 रुपये डीजल मिलेगा, तो अब तो इसका समझ लीजिए 4 गुना हो गया। 2500 रुपये का डीजल और 110 रुपये का पेट्रोल मिला है, जो असंभव है। जैसे एफडीआई क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। इसका मतलब कोई विदेशी आया, करोड़ रुपया यहाँ पे लगा दिया। जब व्यक्ति कंपनी जो गैर भारतीय कंपनियों में निवेश करते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश के माध्यम से निवेशक भारतीय कंपनियों के शेयर धारक हो जाते हैं। एक बात और है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी ने विदेशियों से व्यापार करना ही छोड़ दिया था एकदम। न किसी विदेशी से करेंगे, उनको डर था कि 1971 तक कि भारतीयों को था कि अगर हम विदेशी से व्यापार करेंगे तो वो हम पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए जो भी विदेशी कंपनी होता है उनका विरोध किया जाता था। मगर अब धीरे धीरे ये डर खत्म हो रहा है तो कहीं फिर से गुलाम ना हो जाए। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से निवेशी भारतीय कंपनियों के शेयर धारकों हो जाते हैं और आमतौर पर उन्हें कंपनी में नियंत्रण करने की शक्ति मिल जाती है। अरे भैया किसी भी कंपनी में उससे ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो उसको नियंत्रण कर लेंगे। एफडीआई के कई तरीके से की जा सकती है, जिसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय शेयरों को प्राप्त करने विलय और अधिग्रहण के माध्यम से करना। कोई भी आया देसी कंपनी को खरीद लिया तो भाई विदेशी के पास बहुत पैसा होता है, यहाँ के पास कहाँ होता है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि एफडीआई 2 मार्ग से होता है। एक 140 मार्ग भारतीय जो बैंक या केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरी है सरकारी मार्ग, जिसमें 140 मार्ग के तहत कवर नहीं किए गए लोगों के लिए अनुमोदित की आवश्यकता होती है। इसका मतलब एक तो सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है कुछ विभागों में, और कुछ ऐसे एफडीआई हैं जिसमें आपको मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। ये हम आगे बताएंगे कौन कौन से कितना निवेश करेंगे तब आपको मिलेगा। कम से कम एफडीआई होता है 10 साल तक निवेश करना है, आपको पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आपका क्या अब क्या एफडीआई कोई भी भारत में निवेश क्यों करेगा? इसके बहुत सारे कारण हैं कि विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में निवेश क्यों करेगी। कर टैक्स में प्रोत्साहन, इसका मतलब टैक्स में अगर छूट दिया जाए तो विदेशी कंपनी आएगी। कंपनी का मानना हो सकता है कि भारत में विशेष व्यापार करना अधिक लाभदायक होता है। जैसे भारत और कंपनी के घरेलू क्षेत्र देश के हर में कर छूट कंपनी के लिए अनुकूल हो सकती है। जैसे भारतीय जो कंपनी होती है उनको छूट दी जाती है और विदेशी कंपनी को छूट नहीं दी जाती है। तो क्या करते हैं, सीधे हम ये कंपनी खोलनी है तो उस कंपनी के रिलेटेड कोई भी, जैसे कोई खोलना चाहता है कि मान लो मुझे ऑनलाइन का व्यापार करना है या मुझे शुगर की फैक्ट्री खोलनी है, तो जाएगा, ये तो उसके पास पैसा है तो जाएगा किसी भी कंपनी को पैसा ज़्यादा लगा देगा और उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। और 50% से अधिक लगाएगा तो सब फैसले वही करेगा, वो कंपनी जो रहेगी वो बस मुँह ताकेगी, प्रॉफिट का बस लेगी। तो इसलिए होता है कि घरेलू कंपनी क्या होती है, इसमें कि भारत और कंपनी घरेलू देश में कर छूट कंपनी के लिए अनुकूल हो सकती है। कंपनी दक्षिणी एशिया जो कंपनी होती है, कंपनी दक्षिणी एशिया में संचालन शुरू करना चाहती है तो दुनिया के इसके हिस्से में भारत की सबसे अधिक विकासशील अर्थव्यवस्था, इसलिए भी ये कंपनी यहाँ पे निवेश कर सकती है क्योंकि यहाँ पे जो व्यापार है बहुत ज़्यादा खपत है, तो यहाँ पे कर सकती है। मान लीजिए कहीं पिज़्ज़ा बनता है, वहाँ सब कोई पिज़्ज़ा खा के बोर हो गया, तो कोई ऐसा जगह खोजेगा जहाँ पिज़्ज़ा के लोग तरसते हो, कोई जानता ही ना हो पिज़्ज़ा के बारे में, तो वहाँ पहले मार्केट में उतारेगा तो सब पिज़्ज़ा टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उसका बिकेगा। तो कंपनी देखती है कि कहाँ हमारा ज़्यादा विकासशील अर्थव्यवस्था, वहाँ पर ज़्यादा निवेश करती है।
फिर हमारा क्या है कि एफडीआई भारत के लिए एफडीआई के मायने, एफडीआई के क्या मायने, बाकी एफडीआई लागू करने से भारत गुलाम बन जाएगा, क्या एफडीआई लागू करने से फिर हम लोग अंग्रेज के गुलाम बन रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थव्यवस्था की अधिक पूंजी लाता है। इसका मतलब बाजार में अगर पूंजी की कमी है तो एफडीआई क्या आता है, अधिक पूंजी आता है। यह बहुत ही आवश्यक विदेशी मुद्रा लाता है। बहुत से पैसे आपके पास आ जाएंगे, बहुत से पैसे मार्केट में आ जाएंगे तो सबकी जेब में भी आ जाएंगे। यह घरेलू अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बढ़ावा देता है और आमतौर पर एक सकारात्मक आर्थिक असर पैदा करता है। तो इसके बहुत शुरू में तो बहुत ही इसको फायदा होते हैं। यह आयकर विभाग के लिए भी अधिक राजस्व लाता है और आयकर विभाग भी इससे मालामाल हो जाता है और सरकार भी इससे मालामाल हो जाती है। तो एफडीआई क्यों नहीं मंजूरी देगी। उन्नत प्रौद्योगिकी तकनीकी के रूप में बेहतर मानव संसाधन के साथ मेजबान देश के तत्व को छू लेते। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी तो अपने साथ क्या लाती है, यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे नॉलेज नहीं है, तो वो अपने साथ मशीन नहीं लाती है और भाई उसको काम प्रोटेक्शन ज़्यादा करना है तो नए नए तरीके लाएंगे, नई नई कंपनियाँ लाएंगे, नए नए मशीन लाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब दो संगम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी अधिक और तेज़ बहता है। उसी तरह जब देशी और विदेशी पैसे मिलते हैं और उसमें तकनीक भी मिलती है तो क्या होता है, उससे अधिक लाभ होता है। अब एफडीआई के क्षेत्र हम देख सकते हैं, एफडीआई क्षेत्र जिनके एफडीआई की अनुमति है, भारत सरकार ने किसको एफडीआई दिया है। यहाँ पर देखते हैं पीएसयू द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग, उसमें कितना दिया है, 49% तक का एफडीआई मंजूरी कर सकते हो। किसी कंपनी का आप 49% तक शेयर खरीद सकते हो। केबल नेटवर्क क्या होता है कि इसमें आप 49% तक केबल नेटवर्क खरीद सकते हो। मीडिया प्रिंट में आप 26% तक निवेश करते हो। वायु परिवहन सेवा, अनुसूचित हवाई परिवहन 49% और गैर अनुसूचित हवाई परिवहन को 74% तक एफडीआई है भाई। फिर उसके बाद क्या है, ग्राउंड हैंडलिंग सेवा, सिविल एविएशन पे 74% और उसके बाद उपग्रह स्थापना पे 74%, निजी सुरक्षा एजेंसी पे 49% और निजी क्षेत्र के बैंक में 74% तक का कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 20% और कमोडिटी एक्सचेंज पे 49%, ऋण सूचना कंपनी पे 74% और प्रतिभूति बाजार में बुनियादी ढांचा कंपनी पे 49% और बीमा और उप गतिविधियों पे 49%, पावर एक्सचेंज पे 49% और अच्छा पे भी 49% आप लगा सकते हैं और पेंशन क्षेत्र में भी 49% आप एफडीआई ला सकते हैं। तो एफडीआई लाने आप 49% अगर जिसमें ज़्यादा है तो समझ लो वो खुद मालिक पूरा कंट्रोल कर सकता है। 51% पर आप किसी भी कंपनी का निर्णय ले सकते हैं। फिर हमारा एफडीआई के क्षेत्र में जहाँ एफडीआई की अनुमति नहीं है, एफडीआई यहाँ पे अनुमति नहीं देता है कि यहाँ पे कब्जा हो जाएगा, जैसे परमाणु ऊर्जा में नहीं देगा, कृषि और बागवानी गतिविधि में नहीं है, जुआ सट्टेबाजी और लॉटरी में नहीं है। लॉटरी तो जानती होंगे जिसका लक होता है। निधि और चिट फंड कंपनी में भी निवेश नहीं करता, रियल एस्टेट में भी निवेश करने की अनुमति नहीं देता और सिगरेट और तंबाकू के निर्माण में भी अनुमति नहीं देता। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। फिर विश्व बैंक का परिचय हम बताते हैं। विश्व बैंक का है, ये सबको लोन देता है और बहुत कम ब्याज पे 1% पे लोन लेता भी है, रिकवर करता है। जैसे 100 रुपया दिया तो 10 साल बाद 1 रुपया लेगा, 101 रुपये। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो विकासशील देशों के लिए विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ये ऋण देता है विश्व बैंक। विश्व बैंक का गठन ब्रिटेन वुडन सम्मेलन में जुलाई 1944 में किया गया था। 1947 में हमारा देश हुआ था, उससे पहले ही इसका कहाँ हुआ था, विश्व बैंक का ब्रिटेन के वुडन सम्मेलन में 1944 में किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है गरीबी को हटाना। विश्व बैंक के वर्तमान सदस्य कितने हैं, 189 हैं, लमसम 90, एक कम है 90 में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिम योंग किम है। याद रखिएगा, इसमें विश्व बैंक दो संस्थाओं का मेल है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IDRD है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट IDA है। ठीक है, IBRD और IDA इन दोनों का क्या है, मेल है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ विकास समूह और विश्व बैंक का समूह सदस्य है। विश्व बैंक समूह में शामिल इंटरनेशनल बैंक ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये समूह है। विश्व बैंक का अध्यक्ष सबसे बड़े शेयरधारक देश से होता है। सदस्यों का प्रतिनिधित्व गवर्नर बोर्ड करता है। ठीक है, इतना सब विश्व बैंक अध्यक्ष कौन, सबसे बड़े शेयरधारक देश से होता है। कोई देश विश्व बैंक का सदस्य बनना चाहता है तो उसको क्या नियम है, उसे नियमों और विनियमों के सेट के अनुसार विश्व बैंक के शेयर खरीदने होते हैं। ठीक है, उसका सदस्य बनने के लिए 5 सबसे बड़े शेयरधारक कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान है। कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान है 5 सबसे बड़े शेयरधारक। सबसे बड़े शेयरधारक राष्ट्रों में अपनी स्वयं
के कार्यकर्ता निर्देशक होते हैं। सबसे बड़े शेयरधारक राष्ट्रों में अपनी स्वयं के कार्यकारी निर्देशक होते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ लिए किसके बारे में, विश्व बैंक के बारे में। फिर हम बढ़ते हैं विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है, तो इसके कार्य क्या है और उद्देश्य क्या है। सदस्य देशों के विकास और पुनर्निर्माण और मदद करना, सभी वित्तीय मामलों के बारे में दुनिया भर में शांति फैलाना, युद्ध में नष्ट देशों की अर्थव्यवस्था के लिए मदद करना, विकासशील और कम विकसित देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, फिर उसके बाद निजी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, उत्पादक उद्देश्यों के लिए पैसा का निवेश करना। विश्व बैंक किसी सदस्य को कुल पेड अप पूंजी के उसके शेयर का 20% तक ऋण प्रदान कर सकता है। और क्या करता है भैया, ये उधारकर्ता राष्ट्र केवल या तो आरक्षित मुद्रा या जिस मुद्रा में ऋण मंजूर किया गया उसे ऋण चुका सकता है, उसको बदल देता है। उसका विश्व बैंक की सदस्य कौन ले सकता है, कोई भी जाकर मुँह उठा के ले सकता है। कोई भी देश विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है यदि मौजूदा सदस्य देशों में 75% उसके आवेदन को मंजूरी दे सकते हैं। कोई भी देश जाके मुँह उठा के नहीं बन सकता जब तक उसकी जो सदस्य है उस नए सदस्य को मंजूरी ना दे दे। कोई भी सदस्य देश स्वेच्छा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है। यदि कोई देश विश्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी क्या सजा होगी भैया, उसको निकाल दिया जाएगा। विश्व बैंक का प्रबंधक क्या होता है, हम पढ़ेंगे विश्व बैंक का प्रबंधक क्या होता है। विश्व बैंक के प्रबंधक में शामिल बोर्ड ऑफ गवर्नर, कार्यकारी निर्देशक मंडल, ऋण समिति और सलाहकार समिति, अध्यक्ष और स्टाफ सदस्य होते हैं। तो होते हैं बैंक ऑफ गवर्नर, कार्यकारी निर्देशक मंडल, ऋण समिति, सलाहकार समिति, अध्यक्ष और स्टाफ के अन्य सदस्य होते हैं भैया। विश्व बैंक बोर्ड गवर्नर में एक गवर्नर, वित्त मंत्री और एक वैकल्पिक गवर्नर, केंद्रीय बैंक गवर्नर, जिसे 5 साल का अवधि के लिए प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त किया जाता है। बोर्ड को एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक होता है। कम से कम 5 साल की अवधि के लिए वैकल्पिक गवर्नर जनरल बनता है और कम से कम बोर्ड को वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करना बहुत जरूरी होता है। कार्यकारी निर्देशक 21 हैं और इसमें से 6 को सबसे बड़े शेयरधारकों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान द्वारा नियुक्त किया जाता है, 6 को। ठीक है, 15 सदस्यों को बाकी देशों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इनकी एक महीने में एक बार दैनिक दिनचर्या में काम हेतु बैठक होती है। ठीक है, बैठक करते हैं भैया, बिना बैठक के काम हो गया। अध्यक्ष को कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, विश्व बैंक 2 समितियों की मदद से अपना कार्य करती है, सलाहकार समिति और ऋण समिति। सलाहकार समिति में बैंक ऑफ गवर्नर द्वारा नियुक्त 7 विशेषज्ञ शामिल है। ऋण समिति कार्यकारी निदेशक द्वारा गठित होती है और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था के अनुसार ऋण प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। अगर आप IBPO की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को, IBPS की तैयारी, IBPS और PO की तैयारी कर रहे हैं, कलर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे और मॉक टेस्ट भी आपके लिए बनाएंगे, MSQ भी आपके लिए लाएंगे। जैसे आप कहेंगे वैसा करेंगे, मगर हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा नया चैनल है और इसकी शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।